कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आज ये तीसरा वीडियो लेक्चर होगा। इस तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्नर थियरी के बारे में पढ़ेंगे कि वर्नर थियरी का एप्लीकेशन क्या है, वर्नर थियरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ते हैं। वर्नर थियरी क्या है कि वर्नर थियरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज है, उस ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट टाइम वर्नर ने 1893 में उस पोस्टुलेट्स के आधार पे अपना एक थियरी प्रपोज किया, एक थियरी दिया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए, और उस थियरी को हम ये कहते हैं कि वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वर्नर की ये थियरी कुछ पोस्टुलेट्स पे डिपेंड करता है या कुछ पोस्टुलेट्स पे आधारित है। हम उन पोस्टुलेट्स के वर्नर थियरी के पोस्टुलेट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ उस पॉइंट्स में आने वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को आज हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। जैसे जो वर्नर थियरी का जो पहला पॉइंट था, वो पहला पॉइंट ये था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम या जो आयन होता है, वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। मतलब क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो दो तरह की वैलेंसी को शो करता है। टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, दो तरह की वैलेंसीज को शो करता है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस तरीके से कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसी को शो करता है, दो तरह की संयोजकता को प्रदर्शित करता है। उसमें एक को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्राइमरी वैलेंसी होता क्या है, कि किसी भी तो प्राइमरी वैलेंसी के बारे में ये बताना है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल होता है, उस सेंट्रल मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, और किसी सेंट्रल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। मतलब क्या होता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, और जो ये सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो इस तरीके से पहले पॉइंट को हमने बोला कि किसी वर्नर थ्योरी का जो ये पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि वर्नर ने ये कहा कि वर्नर का जो पहला पोस्टुलेट है वो ये है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है, एटम हो या आयनिक फॉर्म में हो, वो दो तरह की वैलेंसी को शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम एक चीज यहाँ, एक छोटी सी चीज मैं ये बताऊं कि जो प्राइमरी वैलेंसी या जो सेकेंडरी वैलेंसी है, हमने प्राइमरी वैलेंसी जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के, सेंट्रल मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो हम इस चीज को बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कि हम एक कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स मैं लिख रहा हूं। कॉम्प्लेक्स क्या है, Zn NS3 टेट्रा एंड Cl2। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ट्रेडिशन है और एक परंपरा में है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीजें लिखी होती हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसमें क्या है कि ये जो पार्ट है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्योंकि ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीजें लिखा गया है इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है सेंट्रल मेटल होता है और उसके साथ लिगेंड्स होते हैं, उसके साथ कुछ लिगेंड्स होते हैं। तो इसमें सेंट्रल मेटल की जगह पे जिंक है और लिगेंड्स की जगह पे 4 अमोनिया है, 4 लिगेंड्स हैं। तो ये इसको जो ये पूरा कलेक्टिवली जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से ही सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि हम ये देखते हैं कि सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो सेंट्रल मेटल के साथ टोटल 4 लिगेंड्स हैं, टोटल 4 लिगेंड्स हैं और ये सभी के सभी जो 4 लिगेंड्स हैं, जैसे ये NH3 जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। और मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब ये हुआ कि ऐसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेट। तो NH3 एक मोनोडेंटेट लिगेंड है और ये इस ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड की संख्या 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल मेटल के साथ टोटल जो लिगेंड्स है वो टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाएंगे और इस आधार पर हम ये कहेंगे कि अगर ये टोटल 4 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बनाएंगे तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। एक बार मैं फिर से बताऊं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी होती हैं उसमें सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड्स होता है। तो जो भी सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल के साथ जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं, जैसे सेंट्रल मेटल के साथ यहाँ इस एग्जांपल में 4 लिगेंड्स हैं और ये 4 के चारों लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट है। तो मोनो मतलब वो सेंट्रल मेटल के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसलिए इस सेंट्रल मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा। इसी के साथ हम एक दूसरी चीज, अब अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। इट मींस द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ जिंक इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 4। अब हम सेकेंडरी वैलेंसी या हम इसी को जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं, उसी के साथ हम एक दूसरी चीज भी पढ़ लेते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ लेते हैं जिसको हम सेंट्रल मेटल की प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। हमने ये देख लिया कि और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो वही तरीका है जो 11th क्लास में हम रिडॉक्स चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि रिडॉक्स चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ करता था वो यही होता था कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का एक तरीका मैं फिर से याद दिला दूं कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसका तरीका यही होता है कि कोई भी केमिकल स्पीशीज, कोई भी कंपाउंड, कोई भी आयन जो भी होता है उसमें जितने भी केमिकल स्पीशीज होते हैं उन सभी केमिकल स्पीशीज के कोऑर्डिनेशन नंबर का एल्जेब्रिक सम जो होता है उस पूरे कंपाउंड पे या उस पूरे आयन पे जो चार्ज होता है उसी के इक्वल होता है। अगर वो न्यूट्रल कंपाउंड है, उस पे कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स में या उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी केमिकल स्पीशीज हैं उन सभी केमिकल स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम होता है उस 0 के इक्वल होता है। और अगर उस पे पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो उसके इक्वल होगा। अब जैसे अगर मान लिया कि हमें Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो हम लिखते हैं कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn इज x। मान लिया कि Zn का ऑक्सीडेशन नंबर x है प्लस इसके साथ Zn के साथ NH3 टेट्रा है, 4 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं और NH3 ओवरऑल जब हम देखेंगे तो चूंकि NH3 को एक लिगेंड्स के रूप में, एक केमिकल स्पीशीज के रूप में लिखा हुआ है और जैसा कि हम छोटे क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि NH3 जो होता है अमोनिया, जिसको हम सिंपल केमिस्ट्री में या सिंपल लैंग्वेज में हम अमोनिया कहते हैं, वो अलग बात है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उसका नाम एमाइंस होता है। तो NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है और अगर NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है तो 4 मॉलिक्यूल्स इसके हैं तो 4 × 0 हो गया एंड प्लस ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। बट ये पूरा एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl2 है, मतलब 2 क्लोरीन है और 2 क्लोरीन है तो ये लिगैंड नहीं है। और Cl पे क्या चार्ज होता है, Cl पे 1 नेगेटिव, क्योंकि ये Cl2 गैस नहीं है बल्कि 2 क्लोरीन है, ये क्लोराइड फॉर्म में है। और क्लोराइड फॉर्म में क्या होता है कि जब इसका डिसोसिएशन होगा तो ये 2Cl- बनाएगा, तो इसका मतलब Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया तो 2 - 1 हो गया और ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस कंपाउंड में कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो ये 0 होगा। सो x - 2 = 0,
सो X इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक H2, जिसको हम रोमन नंबर में लिख लेते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, और इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं। तो हम ये कह देंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में Zn की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2 है, जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, और Zn की जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, वो 4 है। एक मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं। एक दूसरे एग्जांपल से भी हम समझने का प्रयास करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, और दूसरे एग्जांपल में हमने लिखा है कि Cr En twice Cl2 Cl, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्रोमियम का। तो हम मान लिया कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X है, तो हमने लिखा X। इसके साथ क्रोमियम के साथ En ट्वाइस है। En को हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमाइन, En को हम कहते हैं इथाइलिन डाइएमाइन। और इथाइलिन डाइएमाइन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि NH2 CH2 CH2 एंड NH2, ये इथाइल इनका फार्मूला होता है। और हम ये देख रहे हैं कि इस लिगेंड पे कहीं कोई चार्ज नहीं होता है, तो X + 2 × 0 प्लस इसके साथ 2 Cl भी है, Cl2 है, 2 क्लोरीन है, और ये जो दोनों क्लोरीन है वो लिगेंड के फॉर्म में है, लिगेंड की तरह है। तो चाहे वो लिगेंड के फॉर्म में हो या क्लोराइड फॉर्म में हो, केवल नाम में अंतर होता है। तो ये Cl पे, चूंकि Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हो जाएगा 2 × -1 प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहां से लेके यहां तक है, Cl है, और एक Cl पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, सो और ओवरऑल इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये 0 हो गया। सो X इज इक्वल टू हो गया 3। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो गई। अब हम आते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे। जब हम क्रोमियम के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसके साथ कितने लिगेंड्स हैं। तो इस क्रोमियम के साथ 2 लिगेंड हैं En के, और 2 लिगेंड हैं Cl के। En जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, क्योंकि En जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है, और बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब ये होता है कि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और Cl जो होता है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट सेंट्रल मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो दो बाइडेंटेट है इसकी संख्या, और एक जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो टोटल En ट्वाइस जो 2 इन है, जो 2 इथाइलिन डाइएमाइन लिगेंड है, वो टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, प्लस Cl2 है तो 2 × 1 हो गया, तो ये टोटल हो गया 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो 6 हो गया। तो 2 एग्जांपल से हमने ये बताया कि किसी भी सेंट्रल मेटल में हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे डिस्कस करते हैं। और हमने फिर मैं एक चीज बोलूं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उसके प्राइमरी वैलेंसी के इक्वल होता है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो उसके सेकेंडरी वैलेंसी के इक्वल होता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये दूसरा पॉइंट है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, चूंकि वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को, चूंकि सेंट्रल मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर को ही हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, तो एक चीज और है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसीज आर आयनाइजेबल। ये आयनाइज होता है, आयनाइजेबल होता है, एंड satisfied by only anions। जो प्राइमरी वैलेंसी वो आयनाइजेबल होता है, आयनाइज होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? आयनाइज होता है, और वो सेटिस्फाइड किसके द्वारा होता है? एनायंस के द्वारा। रीजन क्या है कि हमेशा सेंट्रल मेटल पे पॉजिटिव चार्ज ही हो सकता है, और अगर सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में कभी नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए वो सेटिस्फाइड होता है एनायंस के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इसका हम लिखते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है
सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो आर नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल नहीं होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है एंड सेटिस्फाइड बाय लिगैंड्स, क्योंकि लिगैंड्स के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। और ये लिगैंड होता क्या है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोस्टली जो लिगैंड्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वो एनायंस होते हैं या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है। बट इसके साथ कुछ रेयर केसेस में कुछ एग्जांपल्स हमारे पास केटायंस के भी हैं, ऐसे भी लिगैंड होते हैं जो केटायनिक फॉर्म में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिगैंड्स के सेटिस्फाइड तो होता है, बट उसको हम ये कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड बाय एनायंस, satisfied by neutral molecules and also in some cases also satisfied by cations। तो ये जो होता है कि सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नॉन आयनाइजेबल होता है और सेटिस्फाइड होता है एनायंस के द्वारा भी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा भी और केटायंस के द्वारा, ये तीनों के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। अब नॉन आयनाइजेबल और आयनाइजेबल का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के पहले या स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में जो भी केमिकल स्पीशीज होते हैं वहीं से आयनाइजेशन होता है और वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को जो लिखा जाता है वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिखा जाता है कि जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा, एक सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल के साथ कुछ लिगैंड्स हैं। तो यहाँ जो लिगैंड्स हैं ये भले ही एनायनिक फॉर्म में हो या न्यूट्रल हो, ये कैटायनिक फॉर्म में होता है, बट ये आयनाइज नहीं होता है क्योंकि ये जब भी होगा वो एक साथ होता है, तो इसलिए ये नॉन आयनाइजेबल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक इसके पोस्टुलेट्स में पढ़ा। पहला पॉइंट ये पढ़ा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन होता है वो दो तरह की वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, दो तरह की वैलेंसी शो करता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जो दोनों वैलेंसी होती है, एक को हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइजेबल होता है एंड सेटिस्फाइड बाय ओनली एनायंस, वो एनायंस के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होता है क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिखा होता है और सेटिस्फाइड होता है जिस भी तरह का केमिकल स्पीशीज हो, चाहे वो एनायंस हो, चाहे वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो या केटायंस हो, तीनों तरह के स्पीशीज के द्वारा वो सेटिस्फाइड होता है। और क्योंकि लिगैंड जो होते हैं वो तीनों तरह के होते हैं कि हालांकि कुछ बुक्स में आप लोग ये पढ़ेंगे जहां लिखा होगा कि सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय एनायंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, बट वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि वहां ये मान के किया गया है कि जो लिगैंड्स हैं वो एनायंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बट कुछ केसेस में जो लिगैंड्स होते हैं वो कैटायंस भी होते हैं, जैसे नाइट्रोसोनियम होता है या नाइट्रोनियम आयन होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज लिगैंड्स होते हैं। इसलिए हम कंप्लीटली अगर इसको कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है सेंट्रल मेटल की वो सेटिस्फाइड होता है किसी भी तरह के केमिकल स्पीशीज से, चाहे वो एनायंस हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो या कैटायंस हो। तो ये वार्नर थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वार्नर थ्योरी के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पे हम कुछ चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम वार्नर थ्योरी के आधार पर हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसका शेप क्या होगा। तो जो इसकी ज्योमेट्री होती है, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो डिसाइडेड होती है बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा जो ज्योमेट्री होती है वो उसको डिसाइड किया जाता है। जैसे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है, या तो टेट्राहेड्रल होगा वो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो एक तरह की पॉसिबिलिटी होती है, जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप का वो उसकी ज्योमेट्री होती है।
और चूंकि एक चीज मैं इसके साथ और बताऊं कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होता है और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है। और इसी आधार पर चूंकि वो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होता है, उसकी एक डायरेक्शन होती है और उसी डायरेक्शन के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। बट कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है कि जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डायरेक्शनल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इन चीजों के बारे में पढ़े हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीसी नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस वीडियो का बेनिफिट अन्य स्टूडेंट्स भी ले सकें। मैं फिर एक बार जो पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने रिपीट किया था, फिर इस वीडियो लेक्चर में भी मैं रिपीट करूं कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मीडियम का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, फैक्ट का मतलब होना चाहिए। और फैक्ट क्या है कि वो इंग्लिश में बोला जाए या हिंदी में बोला जाए। तो हम लोग जब मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं तो इस मिक्स लैंग्वेज यूज करने का मकसद सिर्फ पर्पज यही होता है कि जैसे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको समझ लें और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लें। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इतना जरूर करें कि वो उनके बुक्स में जो भी हों या उनके जो भी टीचर्स हों उनसे वो उनके जो टर्म्स हैं उसको इंग्लिश में जरूर जानने का प्रयास करें, क्योंकि अगर इंग्लिश में चीज़ों को आप साइंस पढ़ते हैं, केवल केमिस्ट्री नहीं अन्य साइंस भी पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए इजी होगा, बोलना लिखना और समझना भी आसान होगा। क्योंकि जब भी आप हायर स्टडी करेंगे तो आपको हिंदी में फैक्ट्स या हिंदी में जो बुक्स होंगे मटेरियल्स अवेलेबल होना मुश्किल होगा। इसलिए हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश टर्म्स को भले हिंदी में अपनी लैंग्वेज में समझें, बस टर्म्स को इंग्लिश में जरूर समझें और लिखने का प्रयास करें। थैंक यू।